हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की पिच हम लोग रिव्यू और एनालाइज करने वाले हैं उसमें से पहली पिच है ईवास्काल कूलिंग सिस्टम। दिखाई भी दे रही होगी आपको स्क्रीन पे। चलो पिच रिव्यू करते हैं। सो देयर इज अ चेंज इन द कॉन्सेप्ट। क्या होता था ना, आपने देखा होगा चैनल का नेम भी चेंज हुआ। द चैनल इज नाउ द बिजनेस पंडित। और जैसे एक पंडित किसी इंसान की कुंडली बनाता है, ऐसे ही मैंने कोशिश करी है इन स्टार्टअप्स की कुंडली बनाने की। तो इंसान की कुंडलियों में तो 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज फॉर द इंग्लिश पीपल टू गेट द रेफरेंस। बट स्टार्टअप की कुंडली में ये 8 घर। हर घर पे ऊपर हम एनालाइज करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग फॉर द ईवास्काल कूल सिस्टम, सबसे पहले आता है पहला घर, दैट्स द पीपल। सो कौन है? रघुबीर भाई साहब ने ये ईवास्काल कूलिंग सिस्टम के ये फाउंडर हैं और 8 साल का इनको वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने कैंसर की फील्ड में, कैंसर के ट्रीटमेंट को, कैंसर की क्यूरेशन में अपना योगदान दिया। इसके अलावा इनके कुछ पर्सनल भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेटेड टू कैंसर पेशेंट्स एंड एवरीथिंग, जिसके बाद इनके दिमाग में आया कि ही वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। अगला घर है दैट्स द पर्पस। तो क्या पर्पस ये अपने बिजनेस से सॉल्व कर रहे हैं? दैट इज, सबसे पहला पर्पस तो ये सॉल्व कर रहे हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी सी बन गई है समवन विद लॉस्ट हु हैड लॉस्ट हिज हेयर। सो उनकी देखो, जो कीमोथेरेपी बेसिकली जो कैंसर में होती है उसकी वजह से उसका थेरेपी का काम क्या होता है कि शरीर में जितने भी एक्टिव सेल्स होते हैं या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव सेल्स, मान लो हमारे नेल्स के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। हमारे हेयर के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव सेल्स होते हैं। ऐसी जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो एक एक्टिव सेल्स होते हैं। सो इन कीमोथेरेपी ये जो एक्टिव सेल्स हैं इनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं उनके फिर बाल भी धीरे या तो उड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो होते हैं, या कभी ग्रो ही नहीं होते हैं, या नेल्स बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं। सो ऑल ऑफ दिस रीजन, तो इनका ये मिशन है, ये जो पर्पस को सॉल्व करने निकले हैं वो ये है कि जो पेशेंट्स अपने बालों को खो चुके हैं हम उनकी वो आइडेंटिटी वापस दिलाएं, बिकॉज इन्होंने हेयर को लिंक किया विद द कॉन्फिडेंस इन अ पर्सन। एंड ऑब्वियसली अनटिल एंड अनलेस आप चूज करो कि आप बाल्ड रहोगे, अगर आपके बाल नहीं है, इफ यू आर इन लव विद योर हेयर और बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द ट्रीटमेंट या किसी भी वजह से आपके बाल चले जाते हैं, सो वो कॉन्फिडेंस जो गिरता है वो तो गिरता ही है, साथ में देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप बिकॉज ऑफ दिस लो कॉन्फिडेंस डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। सो उस पर्पज को ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा घर है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में मैं इनका देखूं तो कीमोथेरेपी के साथ में इनका जो इन्होंने मशीन बनाई है और जो इन्होंने कैप बनाई है, आगे डिस्कस करेंगे, वो ये लोग देते हैं। तो वो थेरेपी, जब कीमोथेरेपी चल रही होती है उसके साथ में यूज किया जाता है। 3 फेसेस में इनका प्रोडक्ट एक पेशेंट यूज करता है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। सो इट्स लाइक प्री कीमोथेरेपी आधे घंटे के लिए यू हैव टू यूज द कैप, वियर द कैप। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी 1 घंटे के लिए यू हैव टू यूज द कैप, 1.5 घंटे के लिए। एंड पोस्ट कीमोथेरेपी आपको 1-1.5 घंटे के लिए आपको कैप वियर करनी है। तो टोटल 3 घंटे के लिए ये कैप एक पेशेंट को अपने सर पे वियर करनी होती है। उस कैप का डिजाइन उन्होंने पेटेंट करवा रखा है, सारी रेगुलरिटीज से अप्रूव्ड है। और एक उसमें ना एक जेल टाइप कुछ है जो कि एक्चुअल में कूलेंट है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि इनकी मशीन उस जेल में कूलिंग जो है वो इन्फ्यूज करती है, जिस वजह से वो कैप बहुत ठंडी हो जाती है। सो जब मैं आगे 8th जो घर है हमारा प्रोसेस का, मैं उसमें डिस्कस करूंगा कि इनका प्रोडक्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगला लास्ट टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ये कि इनकी मशीन एक बार में 2 पेशेंट्स को साइमल्टेनियसली ट्रीट कर सकती है। अभी अच्छी बात है, बुरी बात है, वो पिच के एंड में देखेंगे, बट अभी के लिए इनके प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज ये है। अगला घर है, चौथा घर, प्राइस का। प्राइस का मतलब ये है कि जो कस्टमर को ये जो थेरेपी, कीमोथेरेपी का तो प्राइस अलग है, लेकिन अगर ये इनकी ईवास की स्कैल्प कूलिंग थेरेपी यूज करनी है तो कस्टमर को वो 1500 से लेके 4000 रुपए पर सेशन पड़ेगा। बेसिकली इनके जो अरेंजमेंट है वो ऐसे कि हॉस्पिटल में इनकी मशीन क्या नाम है इंस्टॉल करी जाती है और हॉस्पिटल वाले आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको एज अ पेशेंट को ये लेनी है कि नहीं लेनी है। तो बेस्ड अपॉन हॉस्पिटल कितना बड़ा है, बड़ा हॉस्पिटल होगा तो 4000 रुपए पर सेशन चार्ज करेगा, छोटा हॉस्पिटल होगा तो 1500 रुपए पर सेशन चार्ज करेगा। जो मशीन को बनाने में है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, एक
बिग क्यूबॉइडिकल मशीन है, तो उस मशीन को बनाने में 13 से 15 लाख का खर्च आता है। और एडिशनल जो कैप जो पेशेंट वियर करता है उसको बनाने में 6,000 रुपए का मतलब खर्च आता है। खर्चा मतलब वो सेलिंग प्राइस है 6,000 रुपए टू दी हॉस्पिटल। और 50 घंटे तक की ये प्रोसेस, ये थेरेपी एक कैप दे सकती है। तो आपने देखा कि एक पेशेंट को 3 घंटे यूज करनी है और पूरी एक कैप 50 घंटे की कीमोथेरेपी दे सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो मशीन है जो 13 से 15 लाख की है, ये वन टाइम सेल है। एक बार हॉस्पिटल को बेच दी, दूसरी बार बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही यूज होगी। 2, हर 50 घंटे के यूसेज के बाद ये कैप दोबारा से बेचनी पड़ेगी, तो यहां से इनका रिपीट रेवेन्यू आएगा। मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। 85% का ग्रॉस मार्जिन है इनके बिजनेस में। तो बेसिकली ये जो भी कैप और मशीन का बना रहे हैं उसमें 15% ही इनकी कॉग्स आ रही है, बाकी का इनका ग्रॉस मार्जिन है। 5वें घर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द फिजिकल एविडेंस। तो सेल की मैं बात करूं तो 2022-23 में इनके 22.5 लाख की सेल थी, जिसमें से 77.5 लाख का लॉस था। इस साल का इनका प्रोजेक्टेड है कि 1.2 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और तब जाके ये शायद ब्रेक इवन पे आ जाएं। अच्छी बात है, बुरी बात है, आप लोग बताओ नीचे कमेंट करके अपने बुद्धि के हिसाब से। ऑब्वियसली बुरी ही बात है, लेकिन क्यों है, कैसे है, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। अभी आपकी बारी है नीचे कमेंट करके अपने रिव्यूज देने की। 2.5 करोड़ की फंडिंग इन्होंने अभी तक उठा ली है। और एक बहुत अच्छी बात जो इनके बिजनेस में है वो ये है कि केवल 2 ही और इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस बिजनेस में। सो इनके पास बहुत अच्छा स्कोप है ग्रो होने का। दूसरा, अगर आपने पिच देखी होगी तो इन्होंने बताया भी था कि हम अगले साल या मे बी बाय 2026 मार्केट लीडर बन जाएंगे। सो दैट्स ऑल्सो अ बिग अपॉर्चुनिटी, जिसको देख के शार्क्स ने इनके अंदर इन्वेस्ट भी किया। छठा घर है प्रमोशन का। प्रमोशन की मैं ये बात करूं तो पिच में एज सच प्रमोशन के बारे में कोई बात नहीं हुई। ये जो एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। वो ये कि एक तो मेरे को इनकी मार्केट बहुत छोटी लग रही है, बिकॉज कैंसर पेशेंट्स दे आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, बट एट व्हाट रेट। दूसरा, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दिस क्या नाम है सेशन 1500 से 4000 का। तीसरा, उसमें भी केवल फीमेल्स के लिए मोर टारगेटेड है, बिकॉज आपके हेयर लॉस से रिलेटेड है। मेल्स को हेयर लॉस हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। ओनली इन्होंने बताया कि ओनली 10 to 20% मेल्स टेक देयर थेरेपी, तो दैट इज नॉट अ बिग नंबर। फीमेल्स के हेयर लॉस होते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनको। और चौथा, उसमें भी विग्स इनके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, तो मतलब फीमेल्स भी, उनके पास भी ऑप्शन है विग पहनने का, ठीक है। तो जो फीमेल विग के साथ कंफर्टेबल नहीं है, प्रोबेबली वही इनकी थेरेपी के पास जाएगी, इन थेरेपी को यूज करेगी। सो एक पॉइंट तो ये कि इनकी मार्केट बहुत छोटी है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं वो ये कि यार, एक तो बंदा कीमोथेरेपी में ऑलरेडी पेन से होके गुजर रहा है, एक पूरा ऑपरेशन आपका किया जा रहा है, एक थेरेपी आपकी की जा रही है, तो यू आर ऑलरेडी इन पेन। उसमें भी आप एक बहुत ठंडा, बिकॉज जब शार्क्स ने भी इनकी कैप छुई तो इट वॉज वे टू कोल्ड, उसमें भी आप इतना ठंडा कैप उसके सर पे 3 घंटे के लिए पहना देते। और प्रोडक्ट वाले घर में देखा था ना, 3 घंटे का टाइम था, 3 घंटे के लिए किसी पेशेंट को पहना दो, वो पेन में आप ठंडी कैप उसकी बर्फ की 3-4 बाल्टी उसके सर पे रख दो, यार पेशेंट परेशान नहीं होगा क्या, इरिटेट नहीं होगा क्या? आई थिंक ये इनके लिए एक चैलेंज हो सकता है कि पेशेंट्स को, मतलब एक तो पेन है, ऊपर से आप उसमें कूलेंट उसके सर पे लगा रहे हो। आई थिंक इट कैन गो हैंड बाय, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स विद दी पेशेंट के, यार वो इरिटेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, या दूसरा चीज। अगले घर की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला 7वां घर है हमारा प्लेस का। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जो मशीन्स हैं वो इंस्टॉल करी जाती हैं हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल इसको फिर आगे बेचते हैं। तो बेसिकली B2B2C मॉडल। प्रोसेस की मैं यदि बात करूं तो इनका प्रोसेस क्या है कि एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स इनकी थेरेपी को एडवाइज करते हैं पेशेंट को। नर्सेज द्वारा सुपरवाइज्ड है, नर्सेज इनकी पूरी थेरेपी को सुपरवाइज करती हैं। एंड 50% एफिकेसी है इनका, मतलब मैं कहूं सक्सेस रेट तो 50% सक्सेस रेट है। रिजर्व्स फास्ट ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्कैप, मतलब कि ये बाल उड़ जाएंगे कीमोथेरेपी के बाद, ये तो अभी भी होगा, बट वो जो फास्ट ग्रोइंग हेयर सेल्स हैं वो कूलेंट जो इन्होंने
एक पेशेंट के सर पे लगाया है वो फास्ट ग्रोइंग हेयर सेल्स की स्पीड को स्लो कर देता है, और जब वो सेल्स उतनी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करते हैं तब क्या होता है, जो कीमोथेरेपी है वो उन सेल्स तक 100% नहीं पहुंचती है, जिस वजह से अगला पॉइंट नीचे देखो, इनेबल फास्टर ग्रोथ ऑफ हेयर्स, जिस वजह से कीमोथेरेपी के बाद बाल उड़ते तो हैं पर बहुत जल्दी वापस से उग भी जाते हैं, बिकॉज कीमोथेरेपी का पूरा असर उन हेयर सेल्स पे नहीं हुआ था। तो ये कुंडली ईवा स्कैल्प कूलिंग सिस्टम की है। अब मैं आपको अपने फीडबैक्स देता हूं। तो सबसे पहला फीडबैक तो मेरा यही है कि यार जो हमारा तीसरा घर था प्रोडक्ट का, उसमें भाई साहब 2 पेशेंट्स को ही आप एक बार में ट्रीट कर सकते हो। आई थिंक ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज है, इसकी कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए। बिकॉज अगर आप मशीन को देखो या प्रोडक्ट को देखो, इट जस्ट अ कैप जो कि एक अटैच है एक बड़ी मशीन से, और वो कैप ठंडे रखने का काम कर रही है। सो मेरे को लगता है उस एक मशीन में एटलीस्ट 4 आउटलेट तो हम वो ठंडे करने वाली चीज का जो भी वो पाइप शाइप होगा उसका हम लगा ही सकते हैं 2 पेशेंट के लिए। तो हॉस्पिटल्स का भी आरओआई नहीं निकलेगा। सो वी हैव टू थिंक अबाउट देम ऑल्सो इफ वी आर इनटू B2C इंडस्ट्री। अगला मेरा फीडबैक है ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कैप, चौथा प्राइस का। इसमें मेरा फीडबैक ये है कि जैसे कि विनीता जी ने भी बोला कि मशीन जो अभी 13-15 लाख की है उसको आप कम कर दो, क्योंकि आपका 85% ग्रॉस मार्जिन है। अभी मैं और किसी घर को नहीं देख रहा हूं, अभी मैं चौथे घर पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आपका 13 से 15 लाख का 15 लाख की मशीन है और 85% ग्रॉस मार्जिन है, तो आप उसकी कॉस्ट को कम कर दो, ताकि जो मैंने ऊपर बात किया 2 पेशेंट्स एट वंस के बारे में, कि हॉस्पिटल का आरओआई निकल जाए। और ये जो कैप है आपकी, उसको आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो ताकि रिकरिंग रेवेन्यू आपके बिजनेस में आता रहे। और वन टाइम सेल, बिकॉज मशीन की वन टाइम सेल है, एक बार पैसा आ गया फिर खत्म, लेकिन कैप से रिकरिंग पैसा आएगा। तो जो रिकरिंग वाली इनकम है उसको आप थोड़ा बढ़ा दो, और जो ये मशीन वाली जो फिक्स्ड मतलब वन टाइम रेवेन्यू है उसको थोड़ा सा कम कर दो, ताकि वो थोड़ा सा इजी प्ले हो जाए फॉर दी हॉस्पिटल्स एज वेल। ठीक है, 5वें घर पे जाते हैं तो भाई 22.5 लाख की इनकम पे 77.5 लाख का लॉस, प्रोवाइडिंग द फैक्ट कि इनका 85% ग्रॉस मार्जिन है। आपको नहीं लगता कुछ तो फिशी है? आपको नहीं लगता कुछ तो ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी? कुछ तो कहीं तो दिक्कत है कि केवल 15% कॉक्स पे इतना ज्यादा खर्चा आ कैसे सकता है, इतना ज्यादा लॉस हो कैसे सकता है? और 1.2 करोड़ जो इस साल सेल करेंगे तब जाके ब्रेक इवन होंगे, मतलब इनकी फिक्स्ड कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इतना लॉस या तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा है या ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है, कुछ तो है। दूसरा अगला जो मेरा पॉइंट है, दैट इज एक अच्छी बात वो ये है कि 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, बस ये बात मैं पहले भी बात कर चुका हूं। 8वें घर पे आते हैं, 6ठे घर के दोनों पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिया। 8वां घर प्रोसेस पे आते हैं, तो इनका बस 50% एफिकेसी है। दैट इज समथिंग दैट पुट्स मी एंड नमिता जी बोथ ऑफ, बिकॉज कैंसर ऑलरेडी इतनी बड़ी बीमारी है, हमारे देश में अभी भी इसको टैबू समझा जाता है, लोग कैंसर का नाम सुन के डर जाते हैं। उस केस में आप मेरे को एक बात बताओ, यदि आप जाके ये बोलोगे कि क्या नाम है हमारी कंपनी या हमारा प्रोडक्ट केवल 50% ही सक्सेस देगा और उसमें भी 1500-4000 रुपए पर सेशन का कॉस्ट है फॉर द कस्टमर, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी टर्निंग ऑफ, बिकॉज यार 50% एफिकेसी कुछ नहीं होता है। वो भी ये क्यों हो रहा है ना, बिकॉज आप देखो ये ना ही डिजीज को क्योर कर रहा है, ना ही ये आपका हेयर फॉल प्रिवेंट करेगा। ये बस ये कह रहा है कि हम कीमोथेरेपी के असर को कम कर देंगे जिससे आपका हेयर की रीग्रोथ जल्दी होगी। तो मतलब एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है कि हेयर लॉस हो जाता है, ये उसको सॉल्व नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं हेयर लॉस होने के बाद हम आपके बाल जल्दी उगवा देंगे। सो आप समझ पा रहे हो, जब मैंने हिंदी में बोला मेरे को लगता है आप ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो कि कहाँ क्या गैप, एक्चुअल में ये गैप है क्या। ये स्टार्टअप जो गैप सर्व करना चाहता था ये उसी को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये कुंडली रही ईवा स्कैल्प की। लास्ट में द बिजनेस पंडित का वर्डिक्ट क्या बोलता है कि ए बहुत स्मॉल मार्केट है, डी एक इनइफेक्टिव और एक इनएफिशिएंट प्रोडक्ट है। इनइफेक्टिव भी है बिकॉज एक्चुअल में जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो कर नहीं रहे हैं, और इनएफिशिएंट भी है क्योंकि बस 50% ही सक्सेस रेट है। तीसरा पॉइंट ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है या फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, जो भी मैंने बोला, जिसकी वजह से 85% ग्रॉस मार्जिन होने के बाद बावजूद भी कंपनी लॉस में।
और लास्ट पॉइंट के 5 में से 3 शार्क्स ने इनको ऑफर दिया, अमन, रितेश और नमिता, और तीनों को कंबाइंड ऑफर फिर वो इन्होंने एक्सेप्ट किया, डील हुई। प्रोबेबली बिकॉज स्कोप अच्छा है, कंपटीशन कम है। एंड नमिता का बेसिकली अगर आपने पेज देखी होगी तो आपको पता होगा कि ऑफर देने का एक रीजन वाज समथिंग बिकॉज समवन एल्स वाज ऑन द बोर्ड ऑफ EVAS कैलकुलेटिंग सिस्टम। तो दिस वाज द पिच एंड एनालिसिस ऑफ EVAS कैलकुलेटिंग सिस्टम। आपको कुंडली में मजा आया हो तो नीचे कमेंट में बताना। हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप की एनालिसिस। सो अगली जो पिच हम लोग एनालाइज करने वाले हैं दैट इज एलिटी, जिसको ये दोनों मोहतरमा लेके आई। चलो इसकी भी कुंडली देख लेते हैं, इसके भी देख लेते हैं कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन परेशान कर रहा है। सबसे पहला ग्रह पीपल का है, प्रणाली और वनाली जी इसको लेके आई। और जो टोटल इक्विटी कैप टेबल जिसको बोलते हैं उसमें से केवल 65% ही इक्विटी इन फाउंडर्स के पास अभी है, बाकी की इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले ली, पैसे उठा लिए और इक्विटी अपनी आगे दे दी। बैकग्राउंड इन दोनों का उतना मैटर नहीं करता है। ए बिकॉज प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है, बी बिकॉज इसके बारे में मैं डिस्कस भी नहीं किया गया पिच में, तो मैं कहां से इनकी कुंडली में डिटेल्स डालूं। अगले घर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द पर्पस। तो इनका पर्पस ये है कि पहले इंडिया का, बाद में ऑफकोर्स पूरे वर्ल्ड का, इंडिया मोस्ट लव्ड टीनेज मेकअप ब्रांड बन जाए। मतलब इंडिया के मेकअप इंडस्ट्री फॉर अ टीनेज, अगर कोई टीनेज मेकअप के बारे में सोचे तो उसे केवल एक ही नाम याद आ रहा है, दैट इज एलिटी। वो इनका पर्पस है। प्रोडक्ट्स का क्या लेके आए हैं, तो इनकी यूएसपी है कि ये सेफ फॉर स्किन प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, मतलब फॉर टीनेजर्स की स्किन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला कि हमारे एक्ने प्रूफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब एज ए टीनेजर आपकी सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी दिक्कत दुखती ना सी एक्ने ही होते हैं यार। हमारे भी आ जाते हैं, हम तो खैर अब टीनेज पार कर लिए, लेकिन हमारे भी एक्नेस वगैरह आ जाते हैं। उनके में भी सेम प्रॉब्लम होती है, जब हम उनकी उम्र में थे तो भी सेम प्रॉब्लम होती थी, तब इनफैक्ट ये एक्नेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, अब थोड़े कम हो गए हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारी यूएसपी है कि हम क्लीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब अनुपम जी ने भी ये बोला कि भाई मेरी बात सुन, ये कुछ सालों में ना पूरी की पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्लीन होने वाली है, तो जो तुमने यूएसपी बोली है ना, ये उसके कोई रेलेवेंस ज्यादा बचेगी नहीं। मैं अपना भी फीडबैक दूंगा, लेकिन थोड़ा बाद में दूंगा, अभी समय आपका है। नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या होने वाला है। मैं अगले पॉइंट पे पढ़ता हूँ, वो है इनके पास 22 तरीके के आई लाइनर्स हैं, प्लस उसके अलावा कुछ लिप ग्लॉसेस के शेड्स होंगे, प्लस कुछ नेल पेंट्स के शेड्स होंगे। तो मेरे को लगता है इनके एसक्यूज ही बहुत सारे हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। वो क्यों कर दिए हैं वो भी आगे जब 5वें घर की बात करूंगा मैं फिजिकल एविडेंस की, तब पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने पर्सनैलिटी बेस्ड कस्टमाइजेबल मेकअप किट्स की बात करी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी टीनेजर आके अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स की एक किट बना सकता है और उसे ऑर्डर कर सकता है। बेसिकली क्रिएटिंग योर ओन ऐड टू कार्ट वाली चीज है। अगले घर की तरफ बढ़ते हैं। चौथा घर हमसे कह रहा है प्राइसिंग का हूं मैं, और प्राइसिंग की बात करूं तो कंपनी का जो सेलिंग प्राइस है, एलईटी का जो सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स है, दैट इज ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर टू द मार्केट एवरेज। अच्छी बात है, बुरी बात है, वो बात की बात है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपको क्या लगता है डिस्कस करना कि मार्केट प्राइस, मार्केट एवरेज के बराबर इनकी प्राइसिंग चल रही है? नीचे कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है, सही है या बुरी बात है। मैं अपना फीडबैक क्लास में दूंगा। ग्रॉस मार्जिन की बात करूं तो B2B जो इनका सेगमेंट है, वहां जो इनकी सेल होती है वहां 36% ग्रॉस मार्जिन रहता है, और डायरेक्ट टू कस्टमर जो इनकी सेल होती है वहां 75 to 80% ग्रॉस मार्जिन रहता है। इनके प्रोडक्ट भी जब आपने देखा होगा पिच में, बहुत ब्राइट कलर्स थे, तो मेरे को लगता है B2B उतना नहीं चलेगा, D2C में ही ज्यादा स्कोप है, और वहां पे इनका ग्रॉस मार्जिन भी अच्छा है। 90% इबिटा नेगेटिव चल रहे हैं। इबिटा नेगेटिव चल रहे हैं मतलब 5वें घर की मैं बात करूंगा तो आप देखोगे कि नवंबर 2023 में 11 लाख की इनकी सेल हुई और 10 लाख के ये लोग लॉस पे थे। मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। बहुत, जितना पैसा आया लगभग उसका डबल तो इन्होंने जला दिया है वो सेल लाने में। पूरी सेल सीजन की बात करूं तो 2022-23 में 8 महीने ऑफ ऑपरेशंस में इन्होंने 49 लाख की सेल करी थी, और 2023-24 का इनका प्रोजेक्टेड है कि 2 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। 30,000 से ज्यादा ऑर्डर्स ये लोग बुक कर चुके हैं। अब 2 करोड़ के रेवेन्यू में कितना प्रॉफिटेबल होता है कितना नहीं, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये चीज पता है कि पिछले महीने का जो रेवेन्यू था उसमें ये 90% EBITDA नेगेटिव में थे। तो जाहिर सी बात है पूरे साल भी नेगेटिव ही रहने वाले हैं। बाकी आगे वाले पॉइंट्स में डिस्कस हो जाएगा। 5.3 करोड़ की इन्होंने फंड रेज कर लिए थे, और अभी इनके बैंक बैलेंस में केवल 1.3 करोड़ ही बच रहे हैं, मतलब 4 करोड़ उड़ा दिए। अब ये 4 करोड़ उड़ाने के बाद इनकी सेल अभी तक मैं देखूं तो प्रोजेक्टेड है 2.5 करोड़। होगी भी, वो भी एक चैलेंज है। प्रोजेक्टेड है 2.5 करोड़। यार
4 करोड़ उड़ा दिए और केवल 2.5 करोड़ की सेल। कहां तो तुमने उड़ाए। अब याद आया मैं क्या बोल रहा था, जो इनके 22 आईलाइनर्स और दूसरे घर में इतने सारे प्रोडक्ट बैठे हैं ना, मेरे को लग रहा है यही राहु केतु है इनका। इतने सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स बना लिए, सारा पैसा अपने प्रोडक्ट्स बनाने में लगा दिया है, उसमें भी कुछ खास यूएसपी ये बना नहीं पाए और सारा पैसा खत्म कर दिया, सेल अब आ नहीं रही। अगले बढ़ते हैं छठे घर की तरफ, देखते हैं प्रमोशन की। तो वो क्या कह रहा है कि गुड ब्रांडिंग और पैकेजिंग की तो शार्क्स ने भी तारीफ करी, मैं भी तारीफ करूंगा। ब्रांडिंग अच्छी करी, पैकेजिंग अच्छी करी, उसमें कोई शक नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग का गेम इनका बहुत स्ट्रांग है। इंस्टाग्राम पे 18,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कोलैब करते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। फिर ऑर्गेनिक होता है, वो तो ठीक है, वो तो हम सबको पता है ऑर्गेनिक कैसे काम करता है। एंड प्लस पेड भी ये लोग अपनी पोस्ट को बूस्ट वगैरह करते हैं, तो वहां से भी ट्रैफिक आता है। तो बेसिकली 3 तरीके के ट्रैफिक होते हैं, तीनों ये कवर करते हैं सोशल मीडिया की लाइन में। कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इनकी अपनी वेबसाइट की मैं बात करूं तो पहले 1,000 रुपए आता था, अब इन्होंने काम करके उसे 400 रुपए कर लिया है। मेरा सवाल यह है कि क्यों, इतना लेट क्यों? अगर ये काम हो सकता था तो पहले ही क्यों नहीं किया? क्यों इंतजार कर रहे थे? तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे? मार्केट प्लेसेस पे इनका कैक देखो तो केवल 200 रुपए आ रहा है यार। इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी मेरे को लग रहा है करीबन 400-500 के आसपास का होगा। अपनी वेबसाइट पे आज भी बेचते हैं तो भी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे रहेंगे। मार्केट प्लेसेस पे बेचते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि डबल है एवरेज वैल्यू साइज, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैक के। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा स्कोप है। हालांकि मैं जब अपना फीडबैक दूंगा तब और इसके बारे में डिस्कस करूंगा डीप में। प्लेस की मैं बात करूं तो अभी ये लोग जैसे कि मैंने बोला यार अपनी वेबसाइट पे हैं और दूसरे मार्केट प्लेसेस पे हैं। ऑफलाइन तो खैर है नहीं, लेकिन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि हमने अभी अपनी चैनल स्ट्रेटेजी बदली है। पहले हम लोग अपने वेबसाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, अब हमने दूसरे मार्केट प्लेसेस पे फोकस करना चालू किया है, क्योंकि हमें पता चला कि वहां से हमारा कैक 200 रुपए का ही है और अपनी वेबसाइट पे हम गिरा गिरा के कैक को 400 तक ही लेके आ पाए हैं। भाई अगेन क्यों इतना डिलेड एग्जीक्यूशन? क्यों? जब तुम्हें पता चल गया था कि स्टार्टिंग में तुम्हारी वेबसाइट का कैक 1,000 रुपए है और मार्केट प्लेस का 200 रुपए, तो तुमने मार्केट प्लेस पे ही क्यों नहीं बेचा? तुम क्यों अपने वेबसाइट पे अभी तक फोकस कर रहे थे? और अब तुम पैसे मांगने के लिए आए हो, खड़े हो यहाँ बोल रहे हो कि हमें पैसे दे दो क्योंकि हमें सही काम करना है। तो भाई इतने दिनों से गलत काम क्यों कर रहे थे? मेरा सवाल क्यों? जब सर पे आफत आ गई तब पैसे लेके निकले हैं और अब बोल रहे हैं कि जी हम अब अच्छा काम कर रहे हैं। अरे यार क्या फायदा तेरे अच्छे काम का? अभी तक क्यों नहीं किया? मेरे को ये बता, अभी तक क्यों गलत कर रहा था जो अब सही काम करना चालू कर देगा? तो 8वें घर की तरफ बढ़ते हैं। 8वां घर है हमारा प्रोसेस का। प्रोसेस बोलता है कि ये उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो ब्राइट वाइब्रेंट पॉप कलर्स ढूंढ रहे होते हैं अपने मेकअप में। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अब बारी है मेरे फीडबैक की। इनकी कुंडली एनालाइज करके मैं अपने फीडबैक देखता हूं। देखो, सबसे पहले बात तो एज एंटरप्रेन्योर्स इनको अपने कस्टमर की अच्छी नॉलेज है। दे हैव अ गुड कंज्यूमर इनसाइट। आई थिंक दैट इज समथिंग जो प्लस पॉइंट है। पर्पस की मैं बात करूं तो इन्होंने बोला कि हम टीनेजर्स की मेकअप ब्रांड बनना चाहते हैं, बट टीनेजर्स के साथ एक प्रॉब्लम रहती है। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स उनके कॉलेजेस में है, अर्न उतना नहीं कर रहे हैं, और जो कॉलेज में नहीं है उनकी अभी अभी एम्प्लॉयमेंट लगी है, स्टार्टिंग सैलरी लो होती है। कितने बड़े कॉलेज हैं, उसमें से कितने हजार पर मंथ की नौकरी लगती है, मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है। मैक्सिमम ऑफ द टीनेजर्स 10 से 15 हजार, मैक्सिमम 20,000 रुपया पर मंथ कमा रहे होते हैं। किसी अच्छे कॉलेज से हैं आप, दिल्ली के SRCC वगैरह से हैं तो बात छोड़ दो, पर उसमें भी 25,000 से ज़्यादा आप एक महीने में नहीं कमा रहे होते हैं। और उसमें अगर आपको दूसरे शहर में जाके रहना पड़ जाए फॉर द जॉब पर्पस, तो सोचो तुम्हारे पास कोई पैसा ही नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि टीनेजर्स के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होती है। सो आपको अब चौथे घर पे देखो, ये दूसरे घर का सीधा प्रभाव चौथे घर पे है कि इनका जो सेलिंग प्राइस है दैट शुड बी 30 to 40% चीपर। इन्होंने बोला मार्केट एवरेज पे। ठीक है भैया, मार्केट एवरेज पे हो, अच्छी बात होती अगर किसी और बिजनेस में होते। तो यहां पे आप टीनेजर्स के साथ डील कर रहे हो, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए आपको 30 to 40% चीपर होना पड़ेगा मार्केट से, ताकि टीनेजर्स के लिए अफोर्डेबल बन पाओ, वरना भूल जाओ। दूसरा मतलब तीसरे घर की तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट। उस पर देखो मैंने अंडरलाइन किया पर्सनैलिटी बेस्ड मेकअप कस्टमाइजेबल किट। यार मेरे को नहीं लगता कि ये किट
कोई इतना बड़ा डिफरेंशिएटर है जिसकी वजह से ये अपना मेन बिजनेस छोड़े? मेरे को लगता है ये टोटली रिडंडेंट है, ये अननेसेसरी है। इस किट की, कस्टमाइजेबल किट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप अपनी किट ऐड टू कार्ट पे क्रिएट कर ही सकते हो यार। अलग से किट का ऑप्शन देना, फिर उसकी पैकेजिंग और वो किट डिजाइन करना, फिर उसका मतलब इट्स एन एडेड सरदर्द। मेरे को नहीं लगता उसकी जरूरत है। उसे बंद भी कर देंगे तो बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एंड इनफैक्ट रिसोर्सेज बचेंगे और उसको दूसरी अच्छी जगह रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जा सकता है। पांचवें घर पे आऊं तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये पॉइंट मैंने पहले जानबूझ के डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मैं अब डिस्कस करना चाहता था अपने फीडबैक में। तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज बेसिकली समथिंग कि आपकी जितनी सेल हुई है उसमें से सारी फिक्स्ड कॉस्ट हटा दो, वेरिएबल कॉस्ट छोड़ दो। फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे कि आज मैं इस बिल्डिंग में हूँ, इस घर में हूँ, तो इसका कोई रेंट हालांकि नहीं जाता है, बट एज अ स्टार्टअप मैं जिस बिल्डिंग में हूँ उसका कोई रेंट वगैरह जाता होगा, कुछ बिजली का बिल, some part of the bill is fixed, some part of the bill is variable। तो जितने भी फिक्स्ड खर्चे हैं उसको आप अपने रेवेन्यू में से निकाल दो, वो होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इनका वो भी नेगेटिव है, मतलब बिजनेस में उतना पैसा भी नहीं आ रहा कि फिक्स्ड खर्चे चल जाएं। फिक्स्ड खर्चों के लिए आप यू कैन हैव मनी टू पे बैक दोज एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उतना पैसा भी बिजनेस में नहीं आ रहा। वेरिएबल खर्चे तो भूल ही जाओ। इसी वजह से चौथे घर में देखो 90% नेगेटिव एबिटा पे ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, इसी वजह से, क्योंकि इनकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज्यादा है। मेरे को लग रहा है इन्होंने जो इतने सारे एसकेयूज बना रखे हैं ना, यूनिट्स बना रखे हैं, प्रोडक्ट बना रखे हैं, ब्रांड्स बना रखे हैं, उस वजह से इनके फैक्ट्री वगैरह कुछ लगानी पड़ी होगी, वहां पे इनकी बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट लग गई होगी। अब सेल उस हिसाब से हो नहीं रही है, इसलिए इनका नेगेटिव आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है और ध्यान देना चाहिए, इमीडिएटली सही करना चाहिए। मार्केट प्लेस की मैं बात करूं या सातवें घर प्लेस की मैं बात करूं, तो यार अपनी वेबसाइट तो चलो ठीक है, बट ये जो मार्केट प्लेसेस पे जो इन्होंने चैनल स्ट्रेटेजी अभी बदली है और वो इनके लिए काम कर रही है कि ये मार्केट प्लेसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अभी ध्यान दे रहे हैं, मेरी बात समझो। वहां पे इतना कंपटीशन है कि अभी छोटे हो इसलिए लग रहा है बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, पर जब एक लेवल पे आ जाओगे ना तब लगेगा कि यार हमारी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, क्योंकि इतना हाई कंपटीशन है इस कैटेगरी में कि आप पैसे फूंकते जाओ, आपको मार्केट प्लेस से रिटर्न मिलता रहेगा, और जब आपने पैसे फूंकने बंद कर दिए मार्केट प्लेस से रिटर्न मिलना भी बंद हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द हाई कंपटीशन ये हमेशा कैपिटल इंटेंसिव मार्केट ही रहने वाली है। आठवें घर प्रोसेस की मैं बात करूं तो इन्होंने पूरी पिच में कन्वर्जन रेशियो की कहीं बात नहीं हुई। आई वॉज सर्चिंग फॉर इट बट आई डेंट गेट इट। अगर मेरे को किसी तरीके से पता लग पाता कि मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट पे जो भी इनके कस्टमर आ रहे हैं उसमें से कितने % कन्वर्ट हो रहे हैं, या जैसे 18,000 इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है तो वहां से कितने % इनके कन्वर्ट होते हैं, पूरी कस्टमर जर्नी आप आजकल की दुनिया में मैप कर सकते हो विद द यूज ऑफ AI टूल्स एंड एवरीथिंग। अगर वो मैट्रिक मिल जाता तो आई थिंक और अच्छे से डिटेल में हमको इस बिजनेस के बारे में पता चलता। बहरहाल ये कुंडली है LET की, एंड फाइनल वर्डिक्ट की बारी आती है द बिजनेस पंडित की। तो पंडित जी ये बोल रहे हैं कि जो यूज केसेस हैं, एक तो इनके प्रोडक्ट्स के बहुत कम है, जो जितने ब्राइट और पॉप कलर्स हैं, टीनेजर्स नॉर्मल डे टू डे में तो मतलब डेली तो यूज करना कतराएंगे मेरे हिसाब से, अभी मैं जितना जानता हूँ। बहुत लिमिटेड यूज केस है, बहुत लिमिटेड जगहों पे आप इतने ब्राइट कलर्स पहन के जा सकते हो, बहुत लिमिटेड ओकेशन में टाइम लिमिट के लिए पहन सकते हो, दैट इज वन। सेकंड, हाई कंपटीशन और मार्केट प्लेसेस, जैसे कि मैंने बोला कि वहां पे भी रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप टॉप 10-12 प्रोडक्ट्स में नहीं आ रहे हो तो नो वन विल गो टू द सेकंड पेज एंड बाय योर प्रोडक्ट्स। तीसरा, डिलेड राइट एग्जीक्यूशन, जो सही चीज जो इन्होंने अब फाइंड आउट करी है कि हमें अपनी चैनल स्ट्रेटेजी चेंज करी और उससे हमें फायदा मिल रहा है, वो चीज इन्हें पहले कर लेनी चाहिए थी। इन्हीं वजह से 5 में से केवल एक ही शाख का इनको ऑफर आएगा। अनुपम ने ऑफर किया, वो भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ। सो उपाय तो आपको यही करने हैं कि आपको SKU कम करने हैं, एक तगड़ी USP ढूंढनी है ताकि कंपटीशन को खत्म कर पाओ। जो स्ट्रेटेजी पे अब चलने का सोचा है उस पर स्टिक रहो। पैसे उठाने पड़ेंगे अल्टीमेटली नहीं है, बट
करना तो पड़ेगा, या तो बंद कर दो या पैसे उठा लो और जो बिकॉज क्योंकि डिलेड एग्जीक्यूशन का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो या तो पैसे उठा लो एट एनी वैल्यूएशन, क्योंकि ये जो अनुपम के साथ डील डन नहीं हुई उसका भी रीजन यही था कि ये वैल्यूएशन पे नहीं आ पा रहे, तो या तो पैसे उठा लो एट एनी गिवन वैल्यूएशन, या मत उठाओ, कंपनी बंद कर दो, क्योंकि जो काम अभी कर रहे हो उसको करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। दिस वॉज आर वर्डिक्ट, दिस वॉज द बिजनेस पंडित वर्डिक्ट। हो सकता है कुछ अलग हो जाए, लेकिन पंडित जी ने बोल दिया है तो कुछ ना कुछ तो सत्य होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोनों पे हमने एनालाइज करें, कैसा लगा आपको ये नया अवतार और नया तरीका पे एनालाइज करने का, नीचे जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।